जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा। चिन्मय दास को प्रसाद देने जा रहे दो हिंदू गिरफ्तार तो सचिव हुआ लापता। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ बांग्लादेश में जुम्मे की नमाज के बाद मंदिरों पर बड़ा हमला। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद अचानक से मंदिरों पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद घर को छोड़कर भागे हिंदू रोते बिलखते नजर आए हैं। दोस्तों, प्रशासन वहां का बन गया धृत राष्ट्र। तो वहीं बताएंगे भारत ने फिर दे दिया बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी। साथ ही बताएंगे पाकिस्तान के खुर्रम में सांप्रदायिक हिंसा जारी, अब तक 122 की मौत की बड़ी खबर। चारों ओर से मुश्किल में घिरता जा रहा पाकिस्तान, गहराता जा रहा है राजनीतिक संकट। दोस्तों, इन संकट को देखते हुए बताएंगे किसने कहा है शहबाज शरीफ से कि भारत के साथ ठीक से रहते तो आज तुमको ये दिन ना देखने पड़ते, आज तुम्हारी ये हालत ना होती। दोस्तों, सारी जानकारियां आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बताएंगे 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर से लेकर आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बदलने वाले हैं नियम, और क्या नियम होने वाला है जानना तो बेहद जरूरी है आपको। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन कर दें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां थम नहीं रहा बांग्लादेश में इस्कॉन का विवाद। चिन्मय दास को प्रसाद देने जा रहे दो हिंदू गिरफ्तार, सचिव हुए लापता। दोस्तों, बांग्लादेश में गिरफ्तार चिन्मय कृष्ण दास पर इस्कॉन अपना रुख साफ कर चुका है। इस्कॉन ने पहले ही कह दिया है कि वो बांग्लादेश हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास का समर्थन करता है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा, या यूं कहे कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने दावा किया है कि चिन्मय दास के सचिव लापता हैं। वहीं दो भक्त उनको प्रसाद देने के लिए जा रहे थे, जिन्हें बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें क्लियर लिखा है कि एक बुरी खबर आई है। चिन्मय दास के लिए प्रसाद लेकर गए दो भक्तों को मंदिर लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया, और चिन्मय दास के सचिव भी लापता हैं। किधर हैं कुछ खबर नहीं। दिन दहाड़े सचिव गायब हुए हैं। इससे क्लियर अंदाजा लगाया जा सकता है या तो कट्टरपंथियों ने उनको गायब किया है या फिर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया होगा। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश में कल की ही खबर है, जहां जुमे की नमाज के बाद मंदिरों पर बड़ा हमला किया गया, और इन हमलों को देखकर छोड़कर घर भाग गए हिंदू। धृतराष्ट्र बन बैठा प्रशासन। दोस्तों, हाल ही में चटगांव में मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद हिंदुओं को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बता दें, शुक्रवार की नमाज के बाद चटगांव में कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास कई दुकानों को भी निशाना बनाया गया। ये घटना उस समय हुई जब इलाके में हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक मार्च निकाला जा रहा था। सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस और सेना ने जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए देखने के बावजूद भी अपनी आंखों को मूंद रखा है। जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध ली है, जैसे कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अत्याचार होते हुए भी दोस्तों इन्होंने एक भी हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की मदद नहीं की। जी हाँ, जिसके बाद भारत की सरकार, मोदी सरकार ने सख्त संदेश दे दिया है बांग्लादेश को। कह दिया है हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जहां तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की स्थिति का सवाल है, हमने अपना विरोध बहुत स्पष्ट कर दिया है। भारत ने लगातार और सख्ती से बांग्लादेश सरकार के साथ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और टारगेट हमलों को उठाया है। अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम चरमपंथी बयानबाजी के बढ़ने से चिंतित है। हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आह्वान करते हैं। तो वहीं दोस्तों, भारत के हिंदुओं की रक्षा वाले इस बयान पर बांग्लादेश को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, तो उल्टा कोलकाता की घटना पर भारत को ही दे दी तीखी प्रतिक्रिया। दोस्तों, बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि बांग्लादेश सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है। बांग्लादेश ने कोलकाता में अपने राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाने की निंदा की, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। साथ ही साथ बता दें, मोहम्मद यूनुस के करीबी पर बरसे इन्फोसिस के पूर्व सीईओ कह दिया सड़कों पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, और आप के जैसे लोग यूनुस को सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। कृपया करके मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिनको नहीं मालूम, बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास सहित इस्कॉन के 17 लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, ताकि वो कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। और ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि यूनुस सरकार ने लिया है, और ये रोक
30 दिन के लिए लगाया गया है। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? वाकई में हम लगातार बांग्लादेश से खबरों को कवर कर रहे हैं ताकि आपको वहां की अपडेट्स मिल सके, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय जिंदा रहकर भी अपने आप को मौत के मुंह में होता हुआ महसूस कर रहा है और यह खबर दुनिया तक फैलानी बहुत जरूरी है। ऐसे में दोस्तों इस खबर का आप सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के खुर्रम में सांप्रदायिक हिंसा जारी, अब तक 122 की मौत। जी हां, पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के खुर्रम जिले में सुन्नी और शिया समुदायों के बीच जारी सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस और अस्पताल सूत्रों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि संघर्ष विराम के बावजूद छिटपुट झड़पों और गोलीबारी की घटनाएं जारी हैं। ताजा गोलीबारी गुरुवार को हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। इस हिंसा की शुरुआत 21 नवंबर को अफगानिस्तान की सीमा से लगे इस जिले के पराचीनार इलाके में हुई, जब एक यात्री वैन पर घात लगाकर हमला किया गया। उस हमले में 47 लोग मारे गए थे। गंभीर रूप से घायल कई लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या अब तक 57 हो चुकी है दोस्तों। और 21 नवंबर से अब तक की हिंसा में कुल मरने वालों की संख्या की बात करें तो 122 हो चुकी है, जबकि 145 लोग कुल घायल हैं। तो वहीं आपको बता दें, चारों ओर से मुश्किल में घिर गया पाकिस्तान, गहराता जा रहा राजनीतिक संकट। जी हां, पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। राजधानी इस्लामाबाद में लॉकडाउन, पूरे शहर को छावनी बदल देना और स्थिति नियंत्रण करने के लिए शूट एट साइट का आदेश। इससे ये साफ है कि अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। और बलूचिस्तान में जो असंतोष बढ़ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की हालत पस्त करने का। तो वहीं इतना ही नहीं, शहबाज सरकार पर बरसे पाकिस्तानी कहने लगे, कभी इमरान कभी शिया सुन्नी विवाद, भारत के साथ आप ठीक से रहते तो ये दिन ना देखने पड़ते, ये दिन ना आते। जी हाँ दोस्तों, शोएब चौधरी ने जब पाकिस्तानी लोगों से सवाल किया तो उसमें मौजूद एक और शख्स ने कहा कि आजादी के 78 सालों के बाद भी देश की जनता को इतिहास की सच्चाई नहीं पता है। कई ऐसी सच्ची बातों को समय के साथ दबाया गया है। पाकिस्तान की खराब स्थिति के पीछे कई सारी वजह हैं। सबसे पहले ये है कि देश की जनता जागरूक नहीं है। पाकिस्तानी जनता ने शोएब चौधरी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लोगों के जागरूक न होने का कारण देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सिर्फ सरकार के इशारों पर चलती है। जब जनता को असलियत का पता ही नहीं होगा तो देश किस तरह विकास करेगा? जनता की आवाज सरकारों तक कैसे पहुंचेगी? एक पाकिस्तानी शख्स ने इन समस्याओं के लिए सुझाव दिया कि अगर आज पाकिस्तान के रिश्ते भारत के साथ अच्छे होते तो हम उनके साथ खुले तौर पर व्यापार कर पाते, तो हमारे देश बेरोजगारी लगभग खत्म हो जाती, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तानी दोस्तों समझते हैं कि भारत का साथ ना होना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार भारत को बड़ा दुश्मन बताकर पाकिस्तानियों को लूटने का काम कर रही है, क्योंकि हर चुनाव में कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान की जनता देश के नाम पर अंधी हो सके। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात दिखी थी महिला कमांडो, लेकिन नहीं है वो एसपीजी का हिस्सा। तो फिर कौन है जिसने मचा दिया 1 सेकंड के लिए बवाल? दोस्तों आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी एक महिला सुरक्षा कर्मी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था। साथ ही तस्वीर शेयर करते हुए कंगना ने महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी महिला सुरक्षा कर्मी की तस्वीर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में महिलाओं की मौजूदगी की कोई नई बात नहीं है। महिला कमांडो शुरू से ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हिस्सा रही है। शुरुआत में महिला कमांडो को मुख्य रूप से एडवांस्ड डिप्लॉयमेंट के लिए होती थी। हालांकि सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि जो महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है वो एसपीजी का हिस्सा नहीं है। वो वास्तव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के पद पर है। आपको बता दें कि 2015 के बाद से महिला कमांडो को क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी सीपीटी में शामिल किया जाने लगा। तो वहीं बता दें, क्या टूटने की कगार पर है भारत कनाडा के संबंध? संसद में विदेश मंत्रालय का जवाब, कहा ट्रूडो सरकार देती है चरमपंथियों को पनाह। जी हाँ, भारत कनाडा संबंधों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दोनों सरकारें अपने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को लेकर कांटेक्ट में है। मंत्रालय ने कहा कि स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक दूसरे की चिंताओं, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना आवश्यक है। इस संबंध में भारत सरकार ने बार बार कनाडा सरकार से अपनी जमीन पर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ जल्द और प्रभावी कार्रवाई करने की अपील की है। इसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की है जो अलगाववादी और चरमपंथी विचारधाराओं
नेताओं के साथ भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही हमारे नेताओं की हत्या का महिमा मंडन करते हैं, हमारे वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व और राजनयिकों को धमकियां देते हैं, पूजा स्थलों का अनादर और तोड़फोड़ कर रहे हैं और तथा कथित जन्म संग्रह आयोजित करके भारत के विभाजन का समर्थन करते हुए बयान देते हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। तो वहीं बता दें 2034 तक प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि पीएम मोदी आज भी फिट है, हेल्दी और सबसे बड़ी बात उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स लोगों को पसंद है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी पीएम मोदी को लेकर। बता दें पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी साल 2034 तक भारत की सत्ता पर रहेंगे, क्योंकि उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से भारत की जनता काफी इंप्रेस है। कमर चीमा ने आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को शामिल नहीं किए जाने पर बात की और कहा कि 2029 तक ऐसा ही रहेगा और हो सकता है कि 2034 तक भी यही स्थिति रहे, क्योंकि जब तक पीएम मोदी पावर में है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ, ऐसे में जो कमेंट इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर किया 2034 तक के लिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा के सख्त वीजा नियमों के बीच न्यूजीलैंड ने खोले खुले दिल से द्वार भारतीय छात्रों के लिए खास ऑफर। जी हाँ, जहां कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा यानी PSW नियम सख्त कर दिए हैं, वहीं न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लुभाने के लिए अपने नियम आसान कर दिए हैं। अब छात्रों को वीजा पाने के लिए मास्टर डिग्री पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। सस्ती पढ़ाई, कम रहने का खर्च और सरल वीजा प्रक्रिया के कारण न्यूजीलैंड अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है। पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी जो 30 सप्ताह का कोर्स हुआ करता था, उसे करने वाले छात्रों को वर्क वीजा के लिए मास्टर डिग्री पूरी करनी पड़ती थी। अब छात्र अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के आधार पर ही PSW के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे शिक्षा से नौकरी तक जाने का सफर आसान हो चुका है। छात्रों को रोजगार और परमानेंट डोमिसाइल के लिए अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करनी पड़ेंगी। तो वहीं आपको बता दें ताइवानी राष्ट्रपति की हवाई और गुआम यात्रा की योजना पर चीन भड़का, अमेरिका को दे दी चेतावनी। जी हाँ, चीन ने शुक्रवार को अमेरिका से लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान के साथ संबंधों को लेकर अत्यंत सावधानी बरतने का आग्रह किया, क्योंकि उसके राष्ट्रपति लाई चिंगते इस सप्ताह प्रशांत क्षेत्र के दौरे के तहत हवाई और गुआम दोनों की संवेदनशील यात्रा पर जा रहे हैं। चीन जो ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, द्वीप के नेताओं द्वारा किसी भी विदेशी संपर्क या यात्रा का विरोध करता है, खासकर उन यात्राओं का जिनमें अमेरिका शामिल हो। जी हाँ, लाई की सप्ताह भर की यात्रा शनिवार को शुरू हो रही है, जिसमें आधिकारिक तौर पर हवाई में रुकने के बाद वो मार्शल द्वीप, तुवालू और पलाऊ जाएंगे, जो ताइवान के साथ औपचारिक संबंध रखने वाले 12 देशों में से 3 हैं। वहीं आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र में भारत को मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लगातार दूसरी बार इस अहम आयोग का बना सदस्य। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अहम भूमिका निभाने वाले भारत को एक बार फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग यानी PBC के लिए फिर से चुना गया है। बयान में आगे कहा गया है कि संस्थापक सदस्य और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने के वास्ते PBC के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, शांति स्थापना आयोग में भारत के 6000 सैनिक मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़ा सैन्य सहयोगकर्ताओं में से अपना भारत भी एक देश है। वर्तमान में भारत के 6000 के करीब सैनिक संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दुनिया के विभिन्न देशों में तैनात है, जिनमें एबेई, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेबनान, मध्य पूर्व सोमालिया, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा आदि शामिल है। अब तक करीब 180 भारतीय शांति सैनिकों ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये किसी भी सदस्य देश के सैनिकों में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यानी भारतीय सैनिकों ने यह बलिदान दे करके दिखा दिया है कि भारत कभी भी पीछे कदम नहीं बढ़ाता, हमेशा हर चीज के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, कहा अगर ऐसा हुआ तो हो जाएगा 1947 जैसा विभाजन। जी हाँ, PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश में धर्मनिरपेक्षता की कमजोर होती नींव को फाउंडेशन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है, लेकिन इस बीच उनके बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो देश एक बार फिर 1947 जैसे विभाजन की ओर बढ़ सकता है। मुफ्ती ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY
सिर चूड़ के एक फैसले को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण मस्जिदों में तलाशी की घटनाएं हो रही हैं। मुफ्ती ने कहा कि सरकार विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे असली मुद्दों से लेके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद से हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही हालात जारी रहे तो ये न केवल सामाजिक ताने बाने को कमजोर करेगा बल्कि देश को हिंसा और खून खराबे की ओर लेकर जाएगा। मुफ्ती ने अजमेर शरीफ दरगाह का उदाहरण देते हुए कहा ये स्थान हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र है। उन्होंने चिंता जताई कि अब इस ऐतिहासिक दरगाह को भी विवादों में घसीटा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, पीओके में रहकर फैलाते थे दहशत, अब उन पर हुआ करारा प्रहार। 7 आतंकियों की संपत्ति कर ली गई जब्त। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश के बाद किश्तवाड़ जिले में 7 आतंकियों की संपत्ति को जब्त कर लिया और दावा है कि जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई वो सभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में छिपे हुए हैं। एनआईए की विशेष अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में आतंकियों की संपत्ति जब्त कर ली। इसके साथ ही पुलिस ने किश्तवाड़ जिले के उन 11 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की है जो पाकिस्तान चले गए थे और अब वहीं से जम्मू संभाग में आतंकी हमले में मदद करते हैं। पुलिस ने इन आतंकियों समेत कुल 36 आतंकियों को भगोड़ा अपराधी घोषित करके इनकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप के शपथ से पहले लौट आए अमेरिका। जी हां, अमेरिकी विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों से क्यों कर रहे हैं ऐसा अपील। आपको बता दें, अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के साथ साथ कर्मियों के लिए यात्रा परामर्श जारी करते हुए उनसे अगले साल जनवरी में होने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका लौट आने की अपील की है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप का प्रशासन यात्रा संबंधित कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के पहले ही दिन अर्थव्यवस्था और आव्रजन के मुद्दों पर कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। जी हां, वही बता दें, बांग्लादेशी सेना कितनी शक्तिशाली है ये आप सबका सवाल था दोस्तों। काफी लोगों ने सवाल पूछा था कमेंट में, इसीलिए ये खबर हम सामने आपके लेकर आए हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच में जिस प्रकार से झड़पें हो रही हैं, बात विवाद हो रहे हैं, ऐसे में आपकी ओर से यह सवाल करना लाजमी भी है कि बांग्लादेशी सेना और भारत की सेना में कौन बेहतर है। तो आपको बता दें, एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो उस 2024 के रिपोर्ट में 145 देशों की सूची में बांग्लादेश 37वें स्थान पर है। बांग्लादेश की मिलिट्री में कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,63,000 है, वहीं अर्धसैनिक बलों की संख्या 68 लाख है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारत के आसपास भी बांग्लादेश भटक नहीं सकता। अगर पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बस आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय सैनिकों और भारत के डिफेंस सिस्टम के आगे बांग्लादेश भटक भी नहीं सकता। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत ने अमेरिका चीन को जमकर सुनाया, कहा नहीं चाहिए 25 लाख करोड़ की भी क्लाइमेट चेंज के लिए जरूरत है 1096 लाख करोड़। जी हाँ, यूरोप और एशिया के चौराहे पर एक देश है अजरबैजान। पेट्रोलियम और पर्यटन से समृद्ध इस देश की राजधानी बाकू में हाल ही में धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक बैठक हुई। COP29 नाम की इस बैठक में जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की चुनौतियों पर चिंता जताई गई। धरती के तापमान को गर्म करने वाली गैसों को कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई। यहाँ तक तो ठीक था, मगर जैसे ही इन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई, उसको लेकर विकासशील देश भड़क उठे। इसमें सबसे आगे था भारत। सम्मेलन में क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर अमेरिका, चीन समेत अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 2025 तक बस $300 बिलियन देने का वादा किया। दरअसल ये रकम इतनी मामूली है कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, इसीलिए भारत भड़क गया। सख्त लहजे में भारत ने कह दिया कि अमीर देशों का यह प्रस्ताव महज एक धोखा है। भारत इस मामले में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर कोरिया पहुंचे रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव सेना और राजनीतिक नेताओं से करेंगे बातचीत। जी हां, रशिया और उत्तर कोरिया के बीच का प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को की जंग के समर्थन में उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक भेजे, वहीं बदले में पुतिन ने कोरियाई देश को हवाई रक्षा मिसाइलें दे दी। इन सब के बीच रशिया के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव शुक्रवार को उत्तर कोरिया पहुंचे। यहाँ वे सैन्य और राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। जी हां, वहीं बता दें, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे शनिवार को लेंगे बड़ा फैसला। बीजेपी की टेंशन बढ़ने के आसार। दोस्तों आज की अभी की सबसे बड़ी खबर यही है, महाराष्ट्र से जहां विधानसभा चुनाव नतीजों में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिला है, ऐसे में यह तय है कि अब वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो चेहरा कौन है, इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में शिवसेना विधायक
संजय सिरसाट ने एक बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सिरसाट ने कहा कि अगर शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी का कदम क्या होगा। शिंदे शनिवार शाम तक इस बारे में आज फैसला लेंगे। संजय सिरसाट ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक स्थिति होती है तो एकनाथ शिंदे सीधे अपने दारे गांव जाते हैं। वहां जाने के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता, उनका मोबाइल फोन भी वहां नहीं है। अगर वो राजनीतिक स्थिति के बारे में सोचना चाहे तो सोचें, वो दारे गांव को प्राथमिकता देते हैं। अगर वे कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो वे आज यानी शनिवार शाम तक बड़ा निर्णय लेंगे, जिसने वाकई में दोस्तों बीजेपी को चौंका दिया है कि शिंदे क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या मीटिंग करने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, महाराष्ट्र का सीएम बीजेपी से होना चाहिए कि नहीं, बताना मत भूलिएगा। और कहते हैं हाँ तो कौन होना चाहिए सीएम दोस्तों। वहीं आपको बता दें 1 दिसंबर 2024 को एलपीजी सिलेंडर से लेकर आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बदल जाएंगे नियम। जी हाँ, नवंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही आज। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलने जा रहे हैं। ऐसे में अगले 2 दिनों के बाद ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपके पास लेटेस्ट अपडेट होना जरूरी है। 1 नवंबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हुए थे। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई थी। माना यह जा रहा है कि दिसंबर महीने में भी तेल कंपनियां एक बार फिर से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है। 14 किलोग्राम गैस सिलेंडर के दाम नवंबर महीने में बदले नहीं गए हैं। पिछले काफी समय से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में संभव है कि अगले महीने ये बदलाव हो सकते हैं, चाहे कम या ज्यादा। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी बदलाव होने जा रहा है। अगले महीने 1 दिसंबर 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होगा। खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड में डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन के नियम बदलने जा रहे हैं। अगले महीने से स्टेट बैंक के तकरीबन 48 अलग अलग कार्ड पर इस तरह के ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप अपने आधार कार्ड में फोटो, पता आदि अपडेट कराना चाहते हैं तो 14 दिसंबर तक इसे फ्री में अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी अपडेट के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए आप माय आधार पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। इसी बीच दोस्तों, ये तो भी की सारी बड़ी खबर है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।